और दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। उम्मीदवार चुनने से चुनावी वादे तय करने तक राजनीतिक दलों ने इन तमाम फैसलों में दिल्ली के अलग अलग समुदायों को ध्यान में रखा है। मोटे तौर पर 5 समुदाय दिल्ली के चुनाव परिणाम पर असर डालते हैं। ये हैं पंजाबी समुदाय, जाट समुदाय, पूर्वांचली, दलित और मुस्लिम वोटर्स। आइए देखते हैं कि दिल्ली में इन समुदायों का क्या असर है और वो अभी तक किसका साथ किस तरह से देते हुए आ रहे हैं। तो दिल्ली में ये समुदायों का संग्राम है। और पंजाबी आबादी की अगर बात करें तो 19% आबादी दिल्ली में पंजाबी वोटर्स की मानी जाती है और करीब 24 विधानसभा सीटों पर पंजाबी वोटों का असर है। ये पंजाबी वोटर्स की ताकत है। और अगर नतीजों की बात करें तो 2020 में इन 24 सीटों में से 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई थी, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं आई थी। तो ये पंजाबी बहुल सीटों की हम बात कर रहे हैं। अगर जाट बहुल सीटों की बात करें तो करीब 5% आबादी मानी जाती है। 10 सीटों पर उनका असर बताया जाता है। और अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो इन 10 की 10 सीटों पर पिछली बार आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। बीजेपी और कांग्रेस कोई सीट यहां नहीं जीत पाई थी। अगर पूर्वांचली समुदाय की बात करें तो करीब 25% आबादी पूर्वांचली मतदाताओं की मानी जाती है और करीब 20 सीटों पर पूर्वांचली वोटों का असर है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 20 में से 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के खाते में 3 सीट गई थी और कांग्रेस को कोई सीट पूर्वांचली असर वाले इलाके में नहीं मिली थी। इसी तरह से अगर दलित वोटों की बात करें तो करीब 17% आबादी दलित वोटों की दिल्ली में है। 20 सीटों पर इनका असर माना जाता है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को इन 20 में से 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी को केवल 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल पाई थी। इसी तरह अगर मुस्लिम वोटों की बात करें तो करीब 13% आबादी मुस्लिम की दिल्ली में मानी जाती है। 11 सीटों पर उनका असर बताया जाता है। और अगर 2020 के चुनाव परिणाम की बात करें तो आम आदमी पार्टी को इन 11 में से 9 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं बीजेपी केवल 2 सीट जीत पाई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग समुदाय हैं इनको लेकर किस तरह से राजनीतिक दल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनका जो आदेश होगा, जनादेश होगा, वो चुनाव परिणाम पर काफ़ी हद तक असर डालेगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जुड़ गए हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। अमिताभ जी, आपसे एक एक करके समझना चाहेंगे कि अगर हम बात करें सबसे पहले पंजाबी वोटों की, तो दिल्ली की जो डेमोग्राफी शुरुआत में पंजाबियों के असर वाली बताई जाती थी, धीरे धीरे करके उनका असर कम हुआ, पूर्वांचली वोट ज़्यादा यहाँ पर हावी हो गए, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा बड़ा समुदाय है जिसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। जी, ऑफ कोर्स पंजाबी खत्री समाज जो है उसका असर जैसा आपने बताया लगभग 24 सीटों पर है। और इसमें मज़ेदार बात यह है या इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2013 में सीएसडीएस डेटा के अनुसार ज़्यादा पंजाबी खत्री समाज के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था। लेकिन 2020 के चुनाव में जैसा आप स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हैं, ये मतदाता बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था और बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट मिला था पंजाबी खत्री समाज का। लोकसभा चुनाव में ऑफ कोर्स बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट इस समाज का मिला है। तो बहुत ही की समाज है और इसका जो असर होगा वो हमें देखने को मिलेगा इस बार। इसमें आपको ज़्यादा लाभार्थी नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा मिडिल क्लास समाज है, ज़्यादा व्यापारी समाज है और कहीं न कहीं भाजपा इस समाज और इस वोट बैंक को अपने साधने में लगी पड़ी है। जी। और इसी तरह से अगर पूर्वांचलियों की बात करें अमिताभ जी, तो आम आदमी पार्टी तो ये दावा कर ही रही है कि उसने 12 अपने उम्मीदवार पूर्वांचली उतारे हैं। बीजेपी के बारे में वो कहती है कि बीजेपी ने केवल 5 पूर्वांचली अपने उतारे। और बीजेपी भी जानती है कि पूर्वांचली वोटों का क्या महत्व है, इसलिए अपने पूर्वांचल के जो तमाम नेता हैं उनको दिल्ली में प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। तो ऐसे में पूर्वांचली वोटों को भी लेकर के दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। हाँ, क्योंकि लगभग 25% आबादी है और ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट्स के अंदर जो भी विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें पूर्वांचली समाज का अच्छा खासा प्रभाव है। तभी हम देख रहे हैं कि बिहार और यूपी के बहुत सारे लीडर्स जो हैं, इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर कैंपेन करने के लिए उतरे हैं। और ये समाज जो है, ये लाभार्थी वर्ग भी है। ये ज़्यादा बहुत सारे लोग इसमें से झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, मजदूर समाज है।
तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स के भी बेनिफिशियरी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स के भी बेनिफिशियरी हैं। तो ये जो समाज है, वोटर है, ये शिफ्ट होता है। लोकसभा में भाजपा को वोट करता है, विधानसभा में हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी को वोट करता है। अब आम आदमी पार्टी का जो या केजरीवाल का जो टेनर 2 रहा है, 2.0 रहा है, उसका परफॉर्मेंस कहीं न कहीं टेनर 1.0 से कम आंका गया है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि फ्री बस ट्रैवल के अलावा और कोई बड़ी स्कीम नहीं है इस बार। तो ये इस समाज पे फोकस है, और क्योंकि एमसीडी अब आम आदमी पार्टी के अंदर है और झुग्गी झोपड़ियों में अभी भी हम देख रहे हैं कि पानी, बिजली और सिविक इश्यूज की समस्या है, तो हो सकता है कि ये समाज भी इस बार जो है अपना जो वोट है वो सोच समझ करके दे, और बीजेपी इसको साधने में लगी पड़ी है। शुक्रिया आपका अमिताभ जी, समझाने के लिए कि आखिर क्या कारण है कि जिसके चलते अलग अलग समुदायों पर सभी राजनीतिक दल फोकस कर रहे हैं। और एनडीटीवी से खास बातचीत में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएजी रिपोर्ट के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी है। सचदेवा ने यह भी कहा कि केजरीवाल कोई एक योजना बता दें जिसके लिए केंद्र सरकार ने उन्हें पैसे न दिए हों। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसलिए दिल्ली में बात हो रही है उन तमाम मुद्दों की, उन वायदों की जो दिल्ली विधानसभा में वोटरों को अपनी तरफ खींचेंगे। जाहिर तौर पर यह चुनाव बेहद खास है आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी दोनों के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव इसलिए बेहद खास है क्योंकि उसको अपने तीसरे टर्म के लिए एक बार फिर से जनता के सामने जाना है, वायदों का पिटारा लेकर और अपने काम के आधार पर। जबकि बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल बाद जब आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है तो बीजेपी को लग रहा है कि वो सबसे कमज़ोर स्थिति में है और इसलिए उसके ऊपर हमले कर मुद्दे गिनाकर, उसकी नाकामी गिनाकर ये चुनाव बीजेपी अपने कब्जे में लेना चाहती है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। लंबे समय से कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे और अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी है लोकसभा चुनाव जिताने के बाद विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को जीत दिलवाने की। सचदेवा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली को पैसा नहीं मिलता है और इसलिए उनकी योजनाएं अटक जाती हैं और केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आपने जो वायदों का पिटारा खोला है, महिलाओं के लिए योजना 2400 रुपये देने की, बिजली मुफ्त देने की, पानी मुफ्त देने की, बस सेवा फ्री करने की, बच्चों को स्कूल से लेकर पीजी तक की एजुकेशन फ्री करने की, तो इतना पैसा खर्च जो होगा वो आएगा कहाँ से? दो चीज़ें जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। कोई एक स्कीम बता दे अरविंद केजरीवाल जिसमें केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया हो। मेट्रो का विस्तार हमने दिल्ली में किया। रिठाला कुंडली का प्रोजेक्ट जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया, ये 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने अनुमति देने में और पैसे देने में आनाकानी की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मीठापुर वाला जो एरिया था, 1 साल तक रुका रहा कि दिल्ली सरकार अनुमति नहीं दे रही थी पेड़ काटने की और अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं करा रही थी। केंद्र सरकार ने खुद किया। प्रगति मैदान टनल जिसमें 20% का शेयर अरविंद केजरीवाल की सरकार को देना था, नहीं दिया, हमने खुद देके उसको पूरा किया। अरविंद केजरीवाल आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचलियों को टिकट नहीं दिया, पूर्वांचलियों के साथ अन्याय किया और आपके कार्यकर्ताओं ने भी पूर्वांचलियों का अपमान किया। देखिए, पूर्वांचली हों या दिल्ली में केरल, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, ये सब, दिल्ली एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सारे फूल खिलते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि हमें वो किसी वर्ग विशेष की राजनीति करनी है तो उसका नाम लीजिए। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा नेता दिल्ली में कौन है? मनोज तिवारी। 3 बार से पार्टी ने सांसद बनाया, मेयर हमने बनाया पूर्वांचली, हमने उनको प्रतिनिधित्व दिया नगर निगम में भी, और अभी भी हमारे लगभग 6 साथी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हर चीज़ को अगर वर्ग विशेष से जोड़ना है तो मैं ऐसी जातियाँ बता सकता हूँ जिनको हमने टिकट दिया, इन्होंने नहीं दिया। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपनी सीटों का समीकरण देखें और उनको चुनाव लड़वाएं। पैसा नहीं है तो आप लोगों ने जो इतने वायदे किए हैं वो कैसे पूरे करें? मैं बताता हूँ, दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है, हमको सिर्फ लीकेज रोकनी है, हमको सिर्फ भ्रष्टाचार रोकना है। अगर शराब घोटाले में खुद सीएजी की रिपोर्ट कह रही है 2026 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो 2026 करोड़ रुपये कहाँ गया बताए अरविंद केजरीवाल? शीश महल 100-150 करोड़ का घोटाला है, कहाँ से आया वो पैसा?
जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे लोन पे ले आएगी, कहाँ गया वो पैसा? ये जो लीकेज है ना, अगर ये लीकेज ही रुक जाएगा ना तो दिल्ली विश्व की नहीं, मतलब विकसित भारत की विकसित राजधानी बन सकती है दिल्ली। लेकिन सारे आप घोटाले गिना रहे हैं, इनकी फिर से जांच करेंगे तो अरविंद केजरीवाल को फिर जेल मैंने भेजें। आपसे कहा, हमने उस दिन कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और डंके की चोट पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इन सब घोटालों के लिए एसआईटी बनेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मैं तो और दूसरी बात कहता हूँ, अगर 8 तारीख का इंतजार नहीं करना और आज आप ही मतलब अभी 2 दिन में अगर रिजल्ट चाहते हैं दिल्ली में चुनाव का, 14 सीएजी रिपोर्ट है। अरविंद केजरीवाल तुम्हारे में गैरत है, लाओ सार्वजनिक पटल पे रखते हैं, लोगों को दिखा देते हैं, लोग वोट देते हैं। ये 14 सीएजी सार्वजनिक पटल पे कहाँ बहस कर? मैं कह रहा हूँ आप कहीं कहीं रख रहे हैं, जगह वो तय करे, समय वो तय करे, रिपोर्ट। आप अपनी तरफ से जगह बता दीजिए उनसे। अरे मैं मासेरा में ही आ जाएं, यहीं आ जाएं, जहाँ पब्लिक इंडिया के मतलब कर्तव्य पथ पे आ जाए, जहाँ उनका मन करे। वो 14 रिपोर्ट सार्वजनिक रख दें, जो भी विश्लेषक हैं, जो भी बुद्धिमान लोग हैं, उसकी समीक्षा कर आपकी रहे हैं। तरफ से बहस कौन करेगा? अरे मैं कह रहा हूँ मैं खुद ही कर लूंगा भाई साहब। तो बानसेरा और कर्तव्य पथ 2 वेन्यू आप लोगों ने तय कर दिए कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आ जाएं। 14 सीएजी रिपोर्ट जो विधानसभा पटल पे रखनी थी, इन्होंने नहीं रखी, जानबूझ के नहीं रखी। वो सार्वजनिक कर दें और जनता को मौका दे दें कि भाई मैं ईमानदार हूँ, इस रिपोर्ट को पढ़ लो, मुझे वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल समेत जैसे अमेरिका में और जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, आप कह रहे हैं कि बानसेरा या कर्तव्य पथ पर अरविंद केजरीवाल आपके साथ डिबेट कर। मैं चुनौती दे रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, लेकिन 14 सीएजी रिपोर्ट साथ लेकर आ जाएं, वो दिखा दें एक बार जनता को उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। सीएजी तो शासन संस्था है ना, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दें, पढ़ ले, दिल्ली की जनता पढ़ ले, उसके बाद वोटिंग करा लें। जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। दिल्ली कांग्रेस ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस मौके पर मौजूद पार्टी नेता जैसे पवन खेड़ा, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और प्रवक्ता रागिनी नायक समेत सभी नेताओं ने थीम सॉन्ग पर डांस भी किया। चुनाव का ऐसा रंग पहली बार देखने को मिला जब किसी पार्टी के नेताओं ने थीम सॉन्ग लॉन्च करते समय डांस भी किया हो। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।